साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस की प्रीवियस ईयर के पेपर कराए गए हैं, उन प्रश्न पत्रों को प्रीवियस ईयर के पीसीएस के प्रश्न पत्रों को हम लोग एक-एक करके यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन की जो पीसीएस प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा जो हल प्रश्न पत्र नाम से जो किताब प्रकाशित है, जिसमें 2012 से 2023 तक के प्री के पेपर और 2012 से 2017 तक के मेंस के जो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर हुआ करते थे, उनको यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका 2016 का जो जीएस का अर्थात पहला प्रश्न पत्र हुआ है, इस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके घटनाचक्र मोबाइल ऐप पर उसको आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र को, जो जीएस का प्रश्न पत्र है, उसको यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है प्राचीन इतिहास का, कलिंग युद्ध का विवरण। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? तो ये 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। देखिए, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। मध्य गंगा घाटी में स्थित उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा। ध्यान रखिए, ये तीनों ही सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, ये तीनों ही कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पास हैं। तो यहाँ पर उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर के 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान और एक समाधान जो है वो 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं और शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन रहे हैं? तो W.A. फेयर सर्विस की पुस्तक है। किसकी है? W.A. फेयर सर्विस की। अगला है विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखिया डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला है पृथव्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? तो ये उपाधि जो थी समुद्रगुप्त की थी। किसकी? समुद्रगुप्त की। देखिए, इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्व्यामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर अर्थात पृथव्या प्रथम वीर। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला बिहार का जो संस्थापक है पाल शासक धर्मपाल। पाल नरेश धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध थे। उनके लेखों में जो है धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है, मतलब परम सौगात की उपाधि दी गई है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा पहाड़पुर के सोमपुरी में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की, जिसकी स्थापना की थी और धर्मपाल के राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र निवास करते थे। अगला है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने जो है नागलपुर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। उसने हजारा राय एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। हजारा राम तथा विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का। अगला है जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण प्रदान किया था या किस कला को संरक्षण दिया था? तो देखिए,
जहांगीर ने चित्रकला को सबसे अधिक संरक्षण प्रदान किया था। देखिए, मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था। इसने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण दिया। इसका दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्र को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, जिसकी उपाधि नादिर उल जमा, उस्ताद मंसूर, जिसकी उपाधि जो थी नादिर उल अस्त्र। ये पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। अबुल हसन की उपाधि क्या थी? नादिर उल जमा। उस्ताद मंसूर की उपाधि क्या थी? नादिर उल अस्त्र। ये भूलता है तो उसको कई बार याद करिएगा, ठीक है। ये जहांगीर के दरबार में थे। इसके अतिरिक्त फरुख बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहण का एक चित्र बनाया था। अबुल हसन ने, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुज्ब-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि देखिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसलिए इल्तुतमिश को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो देखिए, अकबर ने जो है, मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। उसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। अगला है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह स्थित था कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। तो ए ऑप्शन। मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स ए निजामी निश्चित किया। उनके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ में से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे तथा प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें थीं। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसे में हदीस मतलब परंपरा तथा तफसीर मतलब टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिंक न्यायशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियों से विभूषित किया गया। ध्यान रखिए, धर्मशास्त्र की विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियां दी जाती थीं। आगे चलते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 के युद्ध में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए पराजित हुई और इब्राहिम लोदी जो है वो रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के युद्ध में ही किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था तथा बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। अगला है, भारतीय गौरव या यश का अंतिम स्वर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह शब्द जो है पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए, बी एन लुनिया ये पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है। के अनुसार जो इसके राइटर रहे हैं के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान एवं यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सुर द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी कहा जाता है। अगला है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? तो ये 1820 से 1827। देखिए, सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग मतलब आधुनिक कर्नाटक का कोडगू जिला, यहाँ पर लागू की गई। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इसके प्रमुख नेता थे। देखिए, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली,
अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। अगला है देवबंद आंदोलन। यूपी उस समय का संयुक्त प्रांत था में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1866 में देवबंद आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 में ईस्वी में देवबंद, उत्तर प्रदेश के देवबंद में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। अगला है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया। अगला है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो ये आपका सतारा था। कौन सा था? सतारा। देखिए, डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश में सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854 और नागपुर 1854 में इनका विलय किया गया था। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा युद्ध किस संधि के माध्यम से इसका अंत होता। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका अंत एक्स ला चैपल की संधि के साथ होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था ये। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें आपकी ब्रिटिश की हार होती है, अंग्रेजों की हार होती है। ठीक है। पश्चिमी भारत में डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो डी के कर्वे का नाम जो है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह सी और डी इस क्षेत्र में आता है। देखिए, डॉक्टर डी के कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने रनाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे या डी के कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बंबई में भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरे वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी, रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग बनाए रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि या नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है कि जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। अगला प्रश्न ज्योग्राफी का, नेलांग घाटी किस राज्य में है? नेलांग घाटी जो है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी को वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए पुनः खोल दिया गया। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, पर्वतीय दर्रा और किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे देखिए, माना या माड़ा ये उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है। जोजिला देखिए, पहले जोजिला जम्मू कश्मीर में था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से जब से जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो अब ये लद्दाख का हिस्सा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है जोजिला। तो ध्यान रखिएगा, अब जोजिला जब आएगा तो लद्दाख में आएगा, मतलब विकल्प में।
शिपकिला, ये हिमाचल प्रदेश में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो देखिए, इसमें से विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना में गोंडवाना जो है सबसे नवीनतम है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। तो देखिए, धारवाड़ में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। सबसे पुराना धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो क्रम लगाएंगे, क्या हो जाएगा? धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, और फिर सबसे लास्ट में गोंडवाना आ जाएगा। ठीक है। इसमें चूने का पत्थर, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें, इसमें इनमें चूने का पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी आदि प्राप्त होती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला जो है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त कोयला उच्च कोटि का होता है गोंडवाना क्षेत्र से। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्त होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जो जोजिला दर्रा, जोजिला अब कहाँ पे? ये आपका लद्दाख में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है, जबकि बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से, जबकि शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जोजिला ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की, तो ये अन्नाईमुदी है। अन्नाईमुदी या अन्नामुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। जो अन्य विकल्प हैं, दोदा बेटा ये दूसरे नंबर पे है 2637 मीटर, उटकमंड 2240 मीटर, और महाबलेश्वर 1438 मीटर। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद आपका पंजाब आ जाएगा, पंजाब आएगा, फिर हरियाणा, फिर बिहार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो ये है आपका कर्नाटका। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार यह देश के कुल उत्पादन का 70.65% से अधिक कॉफ़ी उत्पादित किया जाता है यहाँ पर कर्नाटक में। कॉफ़ी उत्पादन में दूसरे स्थान पर केरल है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ठीक है, पहले पे कर्नाटका, दूसरे पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा? स्वर्ण त्रिभुज में, तो इसमें आगरा, दिल्ली तथा जयपुर है। स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली, जयपुर, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आगरा, दिल्ली, जयपुर। ठीक है, मानचित्र पर दिल्ली, आगरा, जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित करने के कारण यह नाम दिया गया है। अगला है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से, तो इसे कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। जबकि जो दक्षिणी वाला भाग है उसे मालाबार तट कहते हैं। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। उत्तरी सरकारी तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। अगला प्रश्न है तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है कहाँ पर? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है तातीपाका। ठीक है, यह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अधिकार में। अगला दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो 4 विकल्प हैं, कोलकाता, मंगलोर है, चेन्नई, दिल्ली। तो यहाँ पे उत्तर जो है आपका चेन्नई सही हो जाएगा। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर के मध्य होता है। यहाँ भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं, उससे उत्तर पूर्व मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, रहता है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु में मुख्य वर्षा अवधि होती है। इस समय चेन्नई में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो आपका जो लौटता हुआ मानसून है उत्तर पूर्व मानसून, उससे सर्वाधिक वर्षा आपका चेन्नई में होती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सबसे कम वर्षा जो है वो चेन्नई में होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? बांध और किस नदी पर? देखिए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तिलैया बांध कोनार पे नहीं है। तिलैया बांध जो है झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के बराकर नदी पर है। तो ध्यान रखिए, तिलैया बांध कहाँ पे? बराकर नदी पे, बी वाला गलत है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है, और नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगला है,
नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम, मतलब बड़े छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 है ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जो है आपका सुपीरियर है, फिर आपका विक्टोरिया झील है, फिर आपका बैकाल है, फिर ग्रेट बियर है। ठीक है, तो 4 3 2 1 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा जो है सुपीरियर, इसका क्षेत्रफल 82 है, 82,97 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर विक्टोरिया है। विक्टोरिया कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, 68,870 वर्ग किलोमीटर में है। बैकाल 31,500 वर्ग किलोमीटर, और ग्रेट बियर कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है, 31,153 वर्ग किलोमीटर। अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बंदरगाह और देश। रॉटरडम कहाँ पे है? नीदरलैंड में। इगारका जो है चीन में नहीं है, इगारका जो है रशिया में। इगारका बंदरगाह रूस में है, ना कि चाइना में। मोंटेवीडियो उरुग्वे में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए फोहन जो ये पवन होती है, स्थानीय पवन, ठीक है, फोहान जो स्थानीय पवन है ये आल्प्स पर्वत पे से संबंधित है। बोरा पोलैंड से संबंधित नहीं है। बोरा जो है ये पोलैंड संबंधित नहीं है। देखिए बोरा एक शुष्क, ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है, जो शुष्क है, ठंडी है और तीव्र गति से चलने वाली पवन है, जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है। एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो बोरा आपका इटली संबंधित है। मिस्टल राइन घाटी सही है। खमशीन मिस्र सही है। अगला है 2 सूचियाँ घास के मैदान और महाद्वीप, इन्हें सुमेलित करना। देखिए लानोज घास का मैदान कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। लानोज घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में है। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में, पेरीज उत्तरी अमेरिका में, और बेल्ट जो है अफ्रीका में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है? तो यह है केन्या। देखिए FAO के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार मात्रा के दृष्टिकोण से चाय के शीर्ष 4 निर्यातक देश कौन कौन से? पहले नंबर पे केन्या है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे श्रीलंका है, चौथे पे भारत है। भारत चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। पहले पे केन्या, दूसरे पे चीन, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे भारत है। अगला है, फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं, जनजाति और किस क्षेत्र में रहती हैं। देखिए खिरगिज जनजाति कहाँ की है? मध्य एशिया की। खिरगिज जनजाति जो है ये मध्य एशिया की है। बुशमैन जनजाति कहाँ की है? कालाहारी मरुस्थल आपका कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। बुशमैन वहाँ पे हैं। एनू जापान की जनजाति है, और बद्दू अरब की जनजाति है। तो ध्यान रखिएगा, खिरगिज जो है मध्य एशिया की जनजाति है। खिरगिज मध्य एशिया की जनजाति है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। एनू जापान की, और बद्दू अरब की। फिर से 2 सूचियाँ औद्योगिक क्षेत्र और किस देश से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर जो किनकी है, किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान का है। कैटन चीन का है। लोरेन फ्रांस का है। और बेलो हौरी जांटले ये ब्राज़ील का। फिर से देख लीजिए, किनकी जापान का, कैटन चीन का, लोरेन फ्रांस का, बेलो हौरी जंटले ब्राज़ील का है। फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं, केंद्र और वो किस खनिज से संबंधित हैं। देखिए जो मुकुम है कोयला से संबंधित है, मुकुम कोयला से। डल्ली राजहारा लौह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैग्नीज। तो मकुम कोयला, डल्ली राजहारा लौह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैग्नीज। अगला है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सतह झुकी होती है कितने पे? दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। अब आगे चलते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय नीति क्रिया योजना प्रकाशित हुई, कब हुई? तो ये जो प्रकाशित होती है आपकी कब? 2008 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया। यह राष्ट्रीय कार्य योजना निम्नलिखित 8 प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। कौन कौन से ये 8 मिशन है, महत्वपूर्ण है? पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय समर्थित ऊर्जा बचत मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, छठा है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, सातवां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, आठवां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। अगला निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपकी क्या है? ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, परंतु ऑक्सीजन जो होती है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है,
तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, मीथेन, ओजोन, O3, ये सभी के सभी क्या हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैस है। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? तो देखिए चारों विकल्पों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीव प्रजातियों, जीवों एवं पादपों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास अर्थात विषुवत रेखा के आसपास विस्तृत हैं। अगला है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण ये सभी के सभी हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी, तो देखिए वन, झील, घास का मैदान ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, परंतु धान का खेत जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यह जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। अगला है खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन में मानव का क्या है? मानव जो है आपका प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता भी और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अगला है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए चार विकल्प हैं। आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसमें डी विकल्प सबसे सही है, प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो चार यहाँ पे दिए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1982 है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 है। पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959 है। तो यहाँ पे जो पहला वाला विकल्प है क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये जो है भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। वन्य जीव तथा उनके आवास स्थलों की सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इस अधिनियम में समय समय पर कई संशोधन भी किए गए हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के फॉर्म में। जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को एज इट इज नहीं लेते हैं, बल्कि नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। किस फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में, याद रखिएगा। अगला है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो जो मीथेन होती है इसका इस्तेमाल जो है वो ईंधन के रूप में करते हैं। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान का। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो देखिए जो विकिरण तापमापी होता है, विकिरण तापमापी, इसे पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। अगला डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है क्या? तो डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। डायनमो जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अगला है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की जो गति होती है वो एनीमोमीटर, किसके माध्यम से? एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, जबकि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और जो हाइड्रोमीटर होता है इससे द्रव या जल के घनत्व का मापन करते हैं। अगला है मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है कितनी? तो ये आपकी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसके उद्भव की? तो ये ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, ब्रह्मांड के। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अगला है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था किस विषय में? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1921 का नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है भारी पानी, भारी वाटर या हैवी वाटर।
भारी जल जो होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक या शीतलक दोनों ही रूपों में किया जाता है। अगला है प्रकाश वोल्टी सेल क्या होते हैं। तो प्रकाश वोल्टी सेल जो है सौर सेल होते हैं। क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं, जो प्रकाश वोल्टी प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो ये एडोहेड्रल फ्लोरीन है। एंडोहेड्रल फ्लोरीन विश्व की सबसे महंगी धातु, जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में बनाया गया। यह एक डिजाइनर कार्बन धातु है। इस धातु के निर्माण में कार्बन परमाणु के घेरे में नाइट्रोजन परमाणु निहित है। इस पदार्थ का उपयोग छोटी और वहनीय परमाणु घड़ी के निर्माण, जीपीएस दिशा सूचक, जीपीएस नेविगेशन युक्त चालक रहित कारों के निर्माण में किया जा सकेगा, जिसकी सटीकता 1 मिलीमीटर होगी। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना। देखिए, जो बीटी कल्चर होता है ये किससे संबंधित? अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं, वृक्षों की खेती को बीजी कल्चर कहते हैं, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, सब्जी खेती को ओलरी कल्चर कहते हैं। फिर से देख लीजिए, अंगूर की खेती को बीटी कल्चर, वृक्षों की खेती को बेजी कल्चर, मछली पालन पीसी कल्चर और सब्जी खेती को ओलरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, बताने में सही कौन सा है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक होता है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही है। तो पहला दूसरा चौथा डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है श्वेत रक्त कणिकाएं जो WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो प्रदान करती हैं। अगला है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये गेहूं अंकुर का तेल जो है विटामिन ई का महत्वपूर्ण सोर्स है। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की आवश्यकता पड़ती है उनमें से महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, विटामिन ई जो है, देखिए बी और सी जो 2 विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, ये वसा में घुलनशील नहीं, बाकी अन्य जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ई जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है किस में? तो ये चाय और कॉफ़ी दोनों में। कैफीन जो होता है चाय और कॉफ़ी दोनों में होता है। देखिए, कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाभ एक्सेथाइन क्षारक है। क्षारक मतलब एल्कलाइड है, जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक फर्डिनेंड ने इसकी खोज 1819 ईस्वी में की थी। कॉफ़ी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से या 60 से अधिक पौधों के पत्तियों, फलों एवं फलियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसके प्रमुख स्रोत कॉफ़ी फली एवं चाय की पत्ती हैं। अगला प्रश्न है कि मानव सदृश लघुत्तम कवि कौन सा है? तो यह है आपका गिबन। कौन सा है? गिबन। गिबन हीन कवि की श्रेणी में आते हैं। यह छोटे आकार के कवि होते हैं, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला एवं ऑरेन गुटान बड़े आकार के कवि होते हैं तथा ये महाकवि की श्रेणी में आते हैं। अगला है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषध कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है किससे? तो सिनकोना की छाल से। जो सिनकोना पेड़ होता है उसकी छाल से किया जाता है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत बीजी पादप होता है। आवृत बीजी, इसमें बीज होते हैं। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? ये उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन। ठीक है, सी ऑप्शन, उत्परिवर्तन सभी जीवों के वंशांगत परिवर्तन है। यह स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल नहीं है। देखिए, थायमिन की कमी, जो विटामिन है थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। एस्कार्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से वर्णधानता नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस इसकी वजह से नहीं होता है। रतौंधी होती है, रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन के की कमी से रक्त जमना, जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही नहीं। देखिए, वर्णधानता या कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंग संलग्न वंशांगति रोग है तथा इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। वर्णधानता विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। ठीक है, अगला है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की, श्वेत रक्त WBC की जो है असाधारण बढ़ोतरी होती है इसमें।
आगे चलते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना है चाहिए, वह पीड़ित होता है किससे? बुलिमिया नामक रोग से। बुलिमिया नामक रोग से, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए विभिन्न माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए मल त्याग आदि करता है। बुलिमिया से ग्रसित व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं कि उसे कितना भोजन करना है। अगला है मानव रक्ताधान। मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब वो किसी को भी खून दे सकता है? तो जो ओ समूह होता है, ओ समूह, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन या एंटीजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन, इन सभी का इस्तेमाल जो है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है, जैसे कि ताप तथा अन्य भौतिक कारकों द्वारा, या पराबैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, या रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके, जैसे ओजोन, आयोडीन एवं क्लोरीन के यौगिकों द्वारा। क्लोरामीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2Cl, तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 भी जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। अगला है मस्तिष्क जिम्मेदार होता है किसके लिए? तो ये सोचने के लिए, हृदयगत नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन, इन सभी के लिए जो है ये उत्तरदायी होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मेडुला जो होता है, मेडुला ये पश्च मस्तिष्क का सबसे नीचे का भाग होता है, जो हृदयगति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। अगला है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो कैप्सेइसिन की उपस्थिति जो होती है, ये मिर्च की तीक्ष्णता या तीखेपन का कारण होता है। बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होता है? देखिए, इसमें स्टार लगा है, क्यों लगा? देखिए, सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल से युक्त होता है। तो दूध, सोयाबीन, अंडा, इन सभी में होगा, ठीक है। तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष तीनों विकल्पों में भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा है। ये प्रश्न तक किस में नहीं पाया जाता? तो चावल हो जाता। अगला है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फास्फोरस या रेडियो फास्फोरस P32 का उपयोग ल्यूकेमिया, एक प्रकार का जो रक्त कैंसर होता है, इसके इलाज में किया जाता है। अगला है भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से विकसित किया है? तो इजराइल के सहयोग से इसको विकसित किया है, ठीक है। अगला है राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देख लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती 14 दिनों तक, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 109(2) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला है किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन सा है? तो ये है भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(2) के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य या संघीय क्षेत्र की किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। अगला है 2 सूचियां हैं, इन्हें सम्मिलित करना। देखिए, संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। अगला है आपका सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए गठित किया गया था, ठीक है। न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झा में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें
गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। स्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 253 में उल्लेख है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में। और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया केशवानंद भारतीवाद 1973 में। बाद में इसको और इस मजबूती मिलती है मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है। और ये जो है उच्चतम न्यायालय की 13 संविधान पीठ ने इसको जो है इस पर व्याख्या दी थी। अगला है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। 1 वर्ष, देखिए अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिया गया है भाग 9 में। भाग 9 में भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों समिति उपबंध है और इसे संविधान अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किसके माध्यम से? लोकतंत्र, मतलब अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना था और इसे संवैधानिक जामा पहनाया गया 1992 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को, BR बलवंतराय मेहता को कहा जाता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंतराय मेहता को कहा जाता है। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि 1952 का था, तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई, जो कि आगे पंचायती राज के रूप में जानी जाती है। अगला है, कथन कांड का यहाँ पे प्रश्न है, बताना है कौन सा सही है। देखिए, कथन है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। सही कारण क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता, तो कथन कारण सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए स्पष्टीकरण भी, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 घ1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचक क्षेत्रों का चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई गई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। अतः पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में नहीं लागू होगा। अनुसूचित जाति, ठीक है, SC। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो ये जो है आपका राज्य का विधान मंडल। संविधान के अनुच्छेद 243 ग1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। अगला है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ से, मतलब किस प्रकार से? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा इसे पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, नया राज्य सृजित करने के लिए। देखिए, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। ठीक है, परंतु मूल ढांचे के सिद्धांत का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है वो विदेश नीति से संबंधित। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य या देश को निम्न निर्देश दिए गए, कौन कौन से, जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। पहला,
51 का में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मतलब जो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, दूसरा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, तीसरा है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देना। अगला है 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये अनुच्छेद 148 के तहत है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में है, 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 21 हो सकती है, 21। ठीक है, देखिए सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितना राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाए, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, 21 से कम हो सकती है परंतु उससे अधिक नहीं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत अपना पद धारण करता है? देखिए, 4 विकल्प में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो होता है इसका टर्म डिसाइडेड नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत अपना पद धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत अपना पद धारण करता है। अगला है इकोनॉमिक संबंधित प्रश्न है, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन ILCS योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन हैं। पहला, यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, सही है। केंद्रीय राज्य योगदान जो है वो 75% है, ये भी सही है। राज्य योगदान जो है वो कितना है? 25%, नहीं। यहाँ पे पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन ILCS योजना वर्ष 1980 में से कार्यान्वित कर रही है। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। वित्त पोषण की पद्धति किस प्रकार से है? केंद्रीय सब्सिडी 75%, राज्य सब्सिडी 15% और लाभार्थी अंश जो होता है वो 10% होता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन नई योजना है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना नई है, स्मार्ट सिटी योजना नई है, डिजिटल भारत योजना ये पुरानी है। ठीक है, अगला है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी रहे। 14वां वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को किया गया था। RBI के भूतपूर्व गवर्नर डॉक्टर YB रेड्डी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जबकि जो 15वां वित्त आयोग अभी समाप्त हुआ है तो श्री NK सिंह की अध्यक्षता में 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग की घोषणा की गई। इस आयोग की सिफारिश 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अब जो है 16वां वित्त आयोग भी गठित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है ये वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, NLRMP को 21 अगस्त 2008 को कैबिनेट की अनुमति प्राप्त हुई और यह कार्यक्रम 24-25 सितंबर 2008 को नई दिल्ली में आयोजित एक तकनीकी कार्यशाला के साथ प्रारंभ किया गया। अगला है भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजन समावेशी शिक्षा योजना इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज IEDSS वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई। यह योजना निःशक्त बच्चों के लिए एकीकृत योजना संबंधी पहले की योजना के स्थान पर है और कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों की समावेशिता के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? 4 विकल्प। पहला, गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, ये उद्देश्य है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये भी उद्देश्य है। बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, नहीं, उसको फैलाना है। अधोसंरचना को सिकोड़ना नहीं बल्कि फैलाना उद्देश्य है, तो सी वाला उद्देश्य में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेश सेवाओं का प्रसार, ये भी उद्देश्य में है। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए, सीमांत कृषक को शामिल किया जाता है, भूमिहीन कृषक श्रमिक को शामिल किया जाता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को शामिल किया जाता है, परंतु इसमें अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है।
देखिए, समावेशी विकास को सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन तथा वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। दशकों की योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जैसे भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक तथा अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति सामाजिक एवं वित्तीय अपवर्जन एक्सक्लूजन का सामना कर रहे हैं। अतः केवल इन वर्गों को ही समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। देखिए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले जो प्रभाव, पहला, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, महंगाई, देखिए जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति कम होगी, महंगाई बढ़ जाती है, उत्पादन की तुलना में अधिक मुद्रा, कालाबाजारी, जमाखोरी को भी बढ़ावा आज मिलता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था वित्तीय कोष जुटाने का एक स्रोत है। देखिए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था जो है वो वित्तीय कोष जुटाने का एक स्रोत है। इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत भर्ती होंगे। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए की गई थी। 2001 में प्रारंभ की गई थी सर्व शिक्षा अभियान। जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 21A, अनुच्छेद 21A जोड़ करके ये किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? स्वावलंबन योजना 2010 में प्रारंभ की गई। कब? 2010 में। देखिए, स्वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार की एक पेंशन योजना है जिसे वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था और वर्तमान में इस योजना का स्थान मई 2015 में प्रारंभ अटल पेंशन योजना ने ले लिया। जो स्वावलंबन योजना थी वही अब अटल पेंशन योजना है। अगला है 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए, इसमें कुल 6 घटक रहे हैं। जो 2005-06 में प्रारंभ की गई थी यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए 2005-06 में प्रारंभ की गई थी। इसमें 6 घटक कौन कौन से हैं? ग्रामीण आवास है, पेयजल है, ग्रामीण सड़क है, ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी, परंतु इसमें ग्रामीण स्वच्छता शामिल नहीं रही है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। 4 घटनाक्रम: गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। देखिए, इसमें सबसे पहले आपका हरित क्रांति का प्रारंभ होता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में होती है तथा फिर इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 19 जुलाई 1969 को होता है, जबकि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1971 में दिया गया था, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था। तो इस आधार पर सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ होता है, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, फिर 1971 में गरीबी हटाओ का नारा आता है। तो आपका 3, 2, 1 हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि ई बीज संबंधित है किससे? तो ये सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से संबंधित है। ई बीज पोर्टल सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से संबंधित है। ई बीज भारत के गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B पोर्टल की अवधारणा बंगलुरु स्थित इन्फोसिस द्वारा विकसित की गई है। अगला है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति ने। ठीक है, केलकर समिति ने की थी। डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में गठित केलकर समिति ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? तो इसकी समयावधि देखिए, ये केंद्र सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की समयावधि 2015 से 2022 है। 2015 से 2022 थी। ठीक है, यहाँ पे सी विकल्प होना चाहिए। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा शहरी हेतु समयावधि का विस्तार करते हुए मार्च 2024 तथा दिसंबर 2024 कर दिया गया है। तो देखिए, पहले जब प्रश्न पूछा गया तो 2015-2022 ये सही है, सी विकल्प ही सही था। अब इसको बढ़ा के क्या किया गया है 2024 और हाँ मतलब ग्रामीण वाले के लिए मार्च 2024 और शहरी के लिए दिसंबर 2024 है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 4 चीज़ें बताएगी। देखिए, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण सही है, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन सही है, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना ये इसका लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना ये इसके उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया, जिसके कई उद्देश्य जैसे देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी,
मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण करना। तीसरा, खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। आगे चलते हैं, जनसंख्या और नगरीकरण संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो सिख में है। सिखों में सबसे कम लिंगानुपात है, 903 है। बौद्ध में 965 है, जैन में 954 है और मुस्लिमों में 951 है। तो इन सब में सबसे अधिक किस में है? बौद्धों में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। सबसे अधिक बिहार है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे केरला है और चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवें पे हरियाणा है। ध्यान रखिएगा, पहले पे बिहार, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरला, चौथे पे उत्तर प्रदेश, पांचवें पे हरियाणा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दशक और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। तो देखिए 1971 से 81 में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 24.66 थी, सही है। 1981 से 91 में 23.87 थी, ये भी सही है। 1991 से 2001 के मध्य 21.54 और 2001 से 2011 के मध्य में जो है ये 19.05 नहीं रहा है, ये 17.7 रहा। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही नहीं है। अगला है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? 29 वर्ष। 2000 जो नवीनतम आंकड़े हैं उसमें भारत में 2022 में मध्यमान आयु 28.7 वर्ष है। आगे चलते हैं, अब हम लोग राज्य विशेष से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास क्या था, रेंज क्या था? तो ये था आपका 4 से 5%। अब लेटेस्ट देखें तो देखिए वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि में भारत के निर्यात हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है वो 5.42 से 4.98 रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि 5 से 6 के मध्य में रहा है, ठीक है। वर्तमान में भी आप 4 से 5% ही मान सकते हैं, ए ऑप्शन ही। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। देखिए जिला योजना में आपका नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है, डी ऑप्शन। देखिए उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1919 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए हों। इस प्रकार से इसमें आपका नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तीनों आ जाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए जो पहले था खतौली थी, पहले जो है आपका खतौली थी, अब खतौली नहीं रह गई। कभी ऐसा था जब खतौली एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, किंतु अब इस चीनी मिल का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में 5वें क्रम पे आया गया है। अब ये 5वें क्रम पे है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो चीनी मिल है वो कौन सी? बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला है। तो अब इसका उत्तर खतौली नहीं है, परंतु यही विकल्प रहेंगे तो आप खतौली ही मार दीजिएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। कहाँ पर? नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये बरेली में है, बरेली। देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में इज्जतनगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी, 1889 में। अब यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चनों को तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। यहाँ पे विविध के 2 प्रश्न, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। पुस्तक कारगिल टर्निंग द हाइट लिखी है किसने? मोहिंदर पुरी ने। मोहिंदर पुरी की ये पुस्तक है, ठीक है। कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी की है। वर्ष 1999 कारगिल युद्ध में उन्होंने 8वीं माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में, हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अगला है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है कहाँ पे? माउंट आबू में, ठीक है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थापित की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो 2016 का प्री का प्रश्न पत्र था इसको यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।